अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HR4U में। आज आप पढ़ेंगे मैट्रिक का चैप्टर नंबर 3 फिरार, जिसके लेखक मुसन्निफ मोहम्मद सैयद मोहम्मद मोहसिन है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर हम वही बात बताएंगे कि आपको कि सबसे पहले हम सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फिरार चैप्टर, तो फिरार नाम सुन के आपको लगता होगा फिरार, लेकिन वो फिरारी वाला नाम नहीं है, इससे अलग चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के हालात ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि ये फिरार चैप्टर आपका है क्या, लेकिन ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 10 जुलाई 1910 को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी वफात 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान हो गई। यानी कि इनकी तबीयत अलील थी, तो इलाज हो रहा था और इलाज के दौरान ही इनकी वफात हो जाती है। कब हो जाती है? 2002 में। और कहाँ होती है? पटना में होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात क्या होता है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, नफ्सियाती प्रोफेसर थे। ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है, इनके वालिद का नाम आगे देखते हैं। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। एक एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैंने काट छाट करके पूरा एकदम खास चीज निकाला मैंने आपके लिए। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 1926 में राम मोहन राय सेमजी से पटना से मैट्रिक है, यानी 1926 में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। कब पास कर लिया? 1926 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। कहाँ से? राम मोहन राय सेमजी स्कूल जो कि पटना में है, वहां से इन्होंने मैट्रिक की इम्तिहान को पास कर लिया। आगे देखते हैं हम 1931 में नफ्सियात के साथ, यानी वही साइकोलॉजी है ना, मनोविज्ञान, 1931 में नफ्सियात के साथ MA किया। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कब किया? 1931 में किया। फिर और 1934 में MA पास किया, 1934 में, यानी कि 1931 में BA पास किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और 1934 में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स पास कर लिया। तो MA और BA दोनों कर दिया इन्होंने। अब कहा जा रहा है कि 1953 में शुबे नफ्सियात में सदर, शुबे नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी कि 1953 में इन्हें शुबे नफ्सियात डिपार्ट में ये सदर शुबा नफ्सियात के सदर हो गए, मुकर्रर हो गए। फिर 1974 में सुबुकदोश हो गए। तो नौकरी इनकी 1953 से 1974 तक ये नफ्सियात के सदर रहे। उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने कुल 3 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 3 किताबें लिखी हैं ये। पहला है इनकी अनोखी मुस्कुराहट, जो कि अनोखी मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा मशहूर हुई इन्हीं की वजह से। सैयद मोहम्मद मोहसिन का नाम मतलब के बड़े और मतलब के एक बेहतरीन मुसन्निफों के लिस्ट में इनका नाम शुमार होने लगा। तो अनोखी मुस्कुराहट एक हो गई, दूसरी है नफ्सियाई ज़वायद, तीसरा है ज़ख्म के फूल। ये इनकी 3 किताबें हैं। सवाल पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितनी किताबें हैं? तो 3 किताबें। पहली अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़वायद और ज़ख्म के फूल। अनोखी मुस्कुराहट जो इनकी पहली किताब है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि इनके पास जो थे वो 3 बेटे और 4 बेटियां थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे, 3 लड़का और 4 बेटियां थी। 4 बेटियां थी। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, मैंने लिख दिया है। तो 4 बेटियां थी। और 1973 में इन्होंने हज किया अहलिया के साथ, यानी 1973 में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने हज का फरेजा, यानी फर्ज की जमा फराइज या फरेजा भी अदा कर लिया। इन्होंने किनके साथ? अपनी अहलिया बीवी यानी बेगम के साथ इन्होंने हज का फरेजा भी अदा कर लिया। तो ये आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो क्लियर। इनकी हालात जिंदगी के बारे में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, रचने की जरूरत है। तो ये इनकी हालात जिंदगी के बारे में हो गई। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फिरार, 3 नंबर जो है। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फिरार पढ़ेंगे। ये हालात जिंदगी के बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने लिखा फिरार चैप्टर। तो फिरार चैप्टर है क्या, इसकी गहराई को हम समझेंगे। बिल्कुल हम आपको फिल्मी अंदाज में पढ़ा देंगे। 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर क्लियर। आपको याद करना न, सुनो और समझो, घर जाओ। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें किरदार कितने हैं, यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं, सीरियल मान लेते हैं इसको, एक्टर कौन है, कौन कौन क्या क्या हीरो हीरोइन कौन है, किस किस का किरदार है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, एक महमूद नाम का लड़का होता है जो इस फिल्म का हीरो है, इस कहानी का मुख्य किरदार है। मरकजी किरदार किसे कहते हैं? जिसे खालिदा एक लड़की कॉलेज में होती है, जुबैदा है और अजीम है। तो सबसे पहले शुरू ये होता है कि महमूद जो होता है वो कम उम्री में ही होता है। अपने घर में एक दिन वो कमरे में मैथ बना रहा था, हिसाब बना रहा होता है। उसकी माँ अचानक से गुस्साती है, मोटी होती है, गुस्साती है और कहती है कि महमूद बुला अपने बाप को, कहाँ चला गया तेरा बाप, है ना। गुस्साती है
तो वो मतलब कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो महमूद हिसाब बनाता रहता है, कमरे में निकलता और दौड़ता जाता है, अपने बाप को कहता है कि अब्बा अब्बा अम्मी बुला रही, अम्मी बहुत गुस्से में है। तो उसका बाप कहता है कि गुस्से में है तो हुआ करे, हमको क्या जाता है, काहे गुस्साती है वो। जब महमूद का बाप घर आता है तो वो देख करके झिंझला जाती है और कहती है कि कई बार तुम्हें मना किया है कि तुम कलमोए वकील के यहाँ मत जाया करो, वकील की जोरू तो डायन है, तुमको डायन बन के डस लगी, वो हमको खाने में लगी हुई है। असल में महमूद के बाप जो होते हैं वो पड़ोसी के यहाँ एक वकील साहब होते हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। तो इसी पे खिसिया के कहती है कि मना किया कि तुम वकील के यहाँ मत जाया करो, उसकी जोरू डायन है, मतलब डर होता है कि कहीं फंसा उसा ले चचा को। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहस होती रहती है। तो महमूद कहते हैं कि भाई हुआ, महमूद के वालिद कहते हैं उनकी माँ को कि भाई हुआ क्या, आखिर बात तो बताओ। तो कहती है कि बात क्या है। तो ये कहते हैं कि धीरे आहिस्ता बोलो ना, तुम जो ऐसे कह रही हो मोहल्ले वाले को पता चलेगा तो खामखा गलत इल्जाम लगाएंगे, गलत सोचेंगे। तो उसकी महमूद की माँ कहती है कि सोचती है तो सोचने दो, मैं पछताती हूँ उस दिन को याद करके जिस दिन मेरे बाप ने तुमसे मेरा निकाह किया था। और फिर कहती है कि जी, वो महमूद के बाप कहते हैं कि तुम बोलती बड़ा। बोले हाँ हाँ मैं कमीनी सही, मैं रजील सही, औरतों की आदत होती है अपने आप को गाली देना। बोले हाँ मैं कमीनी, इस चीज़ों को देख करके महमूद के दिमाग में एक अलग सी मतलब उसके दिमाग में एक अजीब सी ये होता है कि औरतों का दबदबा होता है, औरत हमेशा चढ़ी रहती है। तो महमूद की जो जहन होता है ना, वो एक औरतों से डरा सीमा सा होता है। इस तरीके से महमूद की उम्र जब 10 साल की होती है तो उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, फिर उनके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है, माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो जाता है। तब उसको मामू पालते हैं, महमूद को मामू आते हैं और मामू ले जाते हैं। और उसके मामू क्या करते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए एक हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल होता है, आप लोग जानते हैं। हॉस्टल में जब महमूद के मामू उसको डाल देते हैं तो वहाँ वो पढ़ने ज़हीन लड़का होता है, पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी होती है उसकी, वो पढ़ता रहता है। लेकिन आप जानते हो ना कि दोस्त कहा जाता है कि जो कपड़े को महका दे उसे कहते हैं इतिर, और जो जिंदगी खराब कर दे उसे कहते हैं मित्र। तो यही ऐसा मित्र था, वहां पर बहुत ही मित्र था उसका। तो इसने क्या किया कि उसको डेली डेली कुछ ना कुछ कहता, उसको चिढ़ाता। ये शांत मिजाज में पढ़ता तो उसको चिढ़ाता, देखो ऐसा है वैसा है, चुपचाप। एक दिन क्या होता है, क्लास में सब लोग बैठा होते थे, खालदा नाम की लड़की होती है, महमूद को बड़े टॉक से ऐसे देखती रहती है। महमूद सीधा साधा लड़का, और ज्यादातर लड़कियां सीधे साधे लड़कों को पसंद करती है, मतलब कि अच्छा लगता है वो। तो खालदा बार बार देखती है तो उसका दोस्त जो होता है, ये खालदा, ये वाली खालदा उसे बार बार महमूद को देखती रहती है, एकदम टॉक से देखती रहती है। तो अजीम उसका दोस्त कहता है कि यार तुम पागल हो, तुम्हारे में सीने में दिल नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है। कल क्लास में खालदा तुमको कैसे नजरें झुका के देख रही थी, यकीन मानो अगर खालदा मुझे ऐसे देखती तो कलेजी निकाल के रख देता। तो नहीं देखेगी, लड़कियां भी बेवकूफ़, निकम्मे, नकारे, लबड़े, लुच्चे लड़कों को नहीं देखती है, शरीफ और पढ़ने वाले लड़कों को ही देखती है। तो ये अजीम बोलता है इस तरीके से। तो महमूद इन सबों से अनजान होता है, क्या कुछ होता है। वो पढ़ने वाला सीधा साधा लड़का होता है, लेकिन इसका दोस्त सब उसके अंदर एक अजतराबी कैफियत को भरना चाहता है, इसे भी वैसा अपने जैसा बनाना चाहता है, बदमाश, कि इधर उधर हाथ में रहे। एक दिन क्या होता है, इसे चैलेंज करता है कि यार तुम बहुत ये हो वो हो, दिस हो, एक बार आओ, मतलब कि नुमाइश गाह जिसे होता है ना, पार्टी वार्टी होती है, तो चैलेंज करता है महमूद को। तो महमूद कहता है कि हाँ मैं आ सकता हूँ। लेकिन जब वो रास्ते में जाता रहता है तो उसे लगता है कि नहीं मैं तो गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, और फिर वो उस रास्ते से वापस आ जाता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी होता है कि यार हम, अल्लाह का करम है कि हम बच गए गलत चीज़ों पर जाने से। और आने के बाद ये अपने रूम पर आ जाता है। इस तरीके से इसकी पढ़ाई चलती रहती है। पढ़ते पढ़ते वो क्या होता है, महमूद एक दिन मतलब कि अकेले होता है ना वो बेचारा, तो जिंदगी उसकी पेंडुलम के घड़ी की तरह टन टन घूम के वहीं पर आके, जैसे घड़ी वहीं पर आके रुक जाती है, ऐसे इसकी बहुत, और पढ़ता रहता है। तो पढ़ाई के समय में ही ना इसका रिश्ता, निस्बत जिसे कहते हैं, निस्बत के माने रिश्ता आता रहता है। लेकिन ये क्या है कि निस्बतें तो पहले आती रहती थी, और एक दिन क्या होता है, महमूद पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। महमूद क्या बन जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। निस्बत यानी रिश्ता तो शादी के पहले से आता था, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, उसमें से महमूद को क्या होता है कि एक लड़की पसंद आ जाती है। कौन पसंद आ जाती है, यही जुबैदा नाम की लड़की। जुबैदा नाम की लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन कमसीन होती है बेचारी, कम उम्र की होती है वो। तो फिर क्या किया जाता है कि महमूद जो है, उक़द एक लफ्ज़ है उर्दू का, अलिफ वाव काफ दल, उक़द पढ़ा लेता है, यानी निकाह पढ़ा लेता है, और छोड़ देता है कि जब मैट्रिक पास कर लेगी तो उसको ले जाएंगे अपने यहाँ, उसका निकाह हो जाता है। और आप समझिए कि निकाह होने के बाद जो है ना, निकाह करके छोड़ देता है, महमूद अपने यहाँ चला जाता है, और वो अपने काम में डिप्टी कलेक्टर होता है चूंकि, तो डिप्टी कलेक्ट्रेट वो करता रहता है इस तरीके से। और खालदा जुबैदा तैयारी करती रहती है, किसकी, मैट्रिक की।
जुबैदा जो होती है वो मैट्रिक की तैयारी करती रहती है और होते होते जुबैदा एक दिन पास कर जाती है, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर जाती है। कमसीन लड़की होती है, मैट्रिक पास कर जाती है। इस बात का पता जब महमूद को चलता है तो वो बेहद खुश होता है, बहुत खुश होता है कि मेरी बेगम होने वाली मेरी बीवी पास कर गए मैट्रिक। बहुत खुश होता है, खुशी से झूम उठता है। और उस खुशी के ही कुछ दिन बाद जो कहता है कि अब मैं बाराती लेके आऊंगा, क्योंकि निकाह तो हो चुका था और अपने मुसलमानों में बाराती न जाएगा तो मतलब कि एक बेचैनी सी होगी, बारात तो जाना जरूरी है। एक बारात लेकर के जाता है और वहां रुकता उकता है, खाना वाना होता है, सब कुछ जो रस्म रिवाज होता है। लेकिन एक बात आपको मैंने बताया कि महमूद बचपन से दबा था, औरतों के प्रेशर से बचा हुआ था। मतलब कि प्रेशराइज लगता था इसको कि औरत मर्दों पर हावी होती है, औरत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को देख रखा था कि माँ हर वक्त उसके बाप को गाली गलौज फलाना ढिमका। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने इन सब चीजों को ना करें, बच्चों को सही तालीम दे, सही शिक्षा दे। अब लाख पढ़ा लो लिखा लो, लेकिन माँ बच्चे के साथ में जैसी हरकत करेगी ना, बच्चा वैसे ही हरकत करेगा। महमूद जब सब कुछ रस्म रिवाज हो जाता है तो आप लोगों को भी पता होगा कि जूती वूती चुराने का एक सिस्टम चलता है। तो वो जूता जब भी चोरी होगा तो औरतों की मजलिस होती है, वो बहुत अच्छा खाना वाना खा के जब महमूद जो शादी होती है, डिप्टी कलेक्टर 1 महीना पहले वो छुट्टी ले लेता है अपने ऑफिस से और सब लोगों को बुला करके बाराती आता है। जब वो बाराती के सारे रसूमात को खत्म करके जब जनाना खाना में जाने लगता है तो वो देखता है कि ओ माय गॉड इतनी औरतें शादी में। चूंकि कभी लड़का कॉलेज में भी खालदा के यहाँ पर वो उतना ध्यान नहीं देता था लड़कियों पर, शरीफ टाइप का लड़का था, शरीफ था इसीलिए तो वो डिप्टी कलेक्टर बन गया, शरीफ था इसलिए डिप्टी कलेक्टर बन गया। जब वो औरतों के जनाना खाना में जाता है तो वहां देख करके औरतों को भीड़ को ये डर जाता है, सिहम जाता है कि ये क्या, ये कैसी बात हो गई कि यहाँ औरतें ही औरतें। कभी औरत के बीच में गया नहीं तो उस लड़के में सोशल एक्टिविटी थी नहीं, पढ़ने में तेज था। अब वो उसके अंदर एक अजब सी बेचैनी होती है, अजब सा कसमकस सा माहौल हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांप उसको सूंघ गया हो या वो सांप को सूंघ गया हो और पूरा सर्द पड़ जाता, बेहोश होकर गिर जाता है। पूरे में अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी से उसके ससुर को यानी जुबैदा के बाप को, लड़का के ससुर को बुलाया जाता है कि आइए जल्दी से, आपका दामाद तो ऐसे चकरा के गिर गया। लोग समझे कि खूबसूरती देख के उड़ा के गिर गया। बहुत बहुत खूबसूरत लड़की शादी ब्याह में होती है तो लोगों को लगा कि महमूद जो था वो खूबसूरती देख के चकरा गया, कि जुबैदा शायद पसंद उसंद नहीं थी। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि नफ्सियात की बात है। नफ्सियात यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उस बच्चे में चिड़चिड़ापन इतना था, बचपन से माँ बाप के झगड़े का प्रेशर, औरत के नाम से नफरत सी होने लगी थी उसको, औरत से बहुत चिड़चिड़ाता था वो। और यही वजह था कि यहाँ पर औरतों का हजूम देख करके उसको अपने आप पर अजीब सी कैफियत होने लगी और वो सोचा कि अब क्या करें। वो बेहोश हो जाता है और जब सब लोग आते हैं तो पूछते उससे कुछ नहीं बोलता, उसका सर्द पड़ गया हो और वो एकदम से सर्द पड़ जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये कहानी फिरार हमें बहुत सीख देती है कि अपने बच्चे को सही तालीम देनी चाहिए। माहौल तो हर हाल में सही होना चाहिए, बच्चे पर दबाव नहीं देना चाहिए, बच्चे को किताबी शिक्षा से ज्यादा तरबियत देनी चाहिए। तरबियत बहुत जरूरी चीज है। तरबियत का मतलब होता है कि बच्चे को हर चीजों को प्यार से पेश आना चाहिए, बच्चे के यहाँ पर संजीदगी से पेश आना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बेतुकी बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि नजरिया बेतुकी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के आपका बच्चा अच्छा बनेगा। इसीलिए ये मैसेज सब माता पिता को है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, अपने पास रखें, आपस में पति पत्नी लड़ाई ना करें। यहाँ तो होता है कि चप्पल फेंक के उसको मारा, उसको गाली दे रहा, उसको गाली दे रहा है और फिर बच्चे को स्कूल भी भेज रहा है। मत भेजो। अगर आपके घर में ऐसा होता है या तो स्कूल बंद कर दो बच्चे का या फिर अपनी लड़ाई बंद कर दो। तो आपको पता चल गया कि महमूद की बीवी का नाम जुबैदा था, आजिम उसका दोस्त था। अब कुछ सवाल जवाब है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए सवाल है आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन का, पेज नंबर आपका आता है 25। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई थी। ठीक है, पैदाइश किस शहर में? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 को सैयद मोहम्मद मोहसिन डॉक्टर थे इसलिए डॉक्टर पैदाइश हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं कि जेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने कौन सा अफसाना लिखा है? तो जेर निसाब यानी किताब, जेर किताब में, निसाब यानी किताब में, तो फिरार है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद था नाम। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो आपको पहले पता था कि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे।
किस मौजू पर? नफ्सियात के प्रोफेसर थे वो, तो उनका खास मौजू था वो नफ्सियात था। हालांकि उन्होंने ये फिरार जो है वो नफ्सियाती अफसाना है, ये अफसाना है, ये नफ्सियाती अफसाना है। आगे भी आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों में 5 जुमला लिखिए, है ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए, महमूद के किरदार पर 5 जुमला लिखिए, तो ये आप लिख लेगो। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 3। और कुछ बच्चे ने कमेंट्स में कहा था कि सर शुरू कीजिए, तो बाबू आपका किताब शुरू हो चुका है चैप्टर। हर चीज़ मैं नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम आते आते पूरी चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। और ये इससे ज़्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ? इन चीज़ों को सही से पढ़ो और आप सही से ध्यान करो। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको किसी सवाल में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अपने नाम के साथ सवाल डाल के। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में इसी खुशी, हंसी और मस्ती के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।